सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की, और हिंदी का ये हमारा 6वां वीडियो है जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150 तक की। यदि इससे पहले वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ताकि आपको इस जो हिंदी के ऊपर अच्छी पकड़ बन सके आपकी। चलिए, इस वीडियो की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करना होगा। साथ ही हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और निवेदन करूंगा, कृपया इस वीडियो को या जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ आप देखते हैं उन्हें पूरा देखें ताकि आपके समय का और हमारी मेहनत का मैक्सिमम यूज़ हो सके और उसकी वैल्यू प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि को हमें यहाँ पर पहचानना होगा। तो पहले शब्द को देखते हैं, अधोगति। क्या अधोगति जो है स्वर संधि का है? तो ध्यान दीजिएगा, अधो और गति का यहाँ है तो ग जो है वो व्यंजन है, तो यानी कि ये स्वर से व्यंजन का मेल है, तो ये स्वर संधि नहीं है। वहीं उच्चारण की बात करें तो उत धन चारण से बनेगा उच्चारण, तो ये भी व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। दिग्गज की बात करें तो दिक् धन गज से बनेगा दिग्गज, तो का से गा का मेल हो रहा है, तो यानी कि ये भी व्यंजन संधि है, स्वर संधि नहीं है। वहीं मनवंतर की बात करें तो मनवंतर जो है एक स्वर संधि। किस तरह से? मनवंतर का जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरह से होगा, मनु धन अंतर। देखिए, मनु धन अंतर में अगर यहाँ से अब इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पर है छोटा ऊ प्लस यहाँ पर है आ। और यदि आपको याद हो यण संधि के बारे में, तो यण संधि इसके बारे में बताती है। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ से आ या छोटा आ या बड़ा आ मिलता है तो क्या बनता है? ये बनेगा वा, आधा वा प्लस आ। ये आ जो है अपनी एज इट इज रह जाएगा, ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा? आधा वा आ जाएगा। अब देखिए, माँ एज इट इज रहा, ऊ निकल गया ना से तो आधा ना बचा, ना के बाद क्या आ गया? ऊ की जगह पर क्या आ जाएगा? आधा वा आ जाएगा, तो वाह। और ये आधे वाह में ये पूरा आ मिल गया तो क्या बन गया? पूरा वाह बन गया, और तर एज इट इज आ जाएगा, तो क्या बन गया? ये मनवंतर। ये अंतर का ना ऊपर का पहले था तो ये मनवंतर। यानी कि कौन सी संधि है इसके अंदर? यण संधि है। यदि इससे संधि से संबंधित आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो तीनों संधियों के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर यदि आप बहुत अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता यही है कि उपसर्ग और प्रत्यय को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगी, उनकी लिस्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा। आखिर उपसर्गों की लिस्ट कौन कौन सी है और प्रत्यय की लिस्ट कौन कौन सी है। उसके अलावा थोड़ी सी हिंट में आपको, ट्रिक टाइप के हिंट में आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई उपसर्ग है या कोई प्रत्यय है। देखिए, इस प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, उपसर्ग वो होता है जो आगे जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग वो जो आगे जुड़े, प्रत्यय वो जो पीछे जुड़े। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे उप जो है, उप कोई विशेष शब्द आपको नहीं बनता है, वो कार के साथ जुड़ के एक नया शब्द बना लिया तो बन गया उपकार। उपकार, तो इसमें जो प्रत्यय उपसर्ग है वो उप है। जबकि इसमें लाभदायक में बात करें तो ये इसमें जो है दायक, लाभ एक शब्द है लेकिन दायक इसमें बाद में जुड़ा, तो ये प्रत्यय है दायक। वहीं पढ़ाई में बात करें तो पढ़ पहले का है और राई आई जो है वो बाद में जुड़ा, तो ये बन गया पढ़ाई। उसी तरह से अपनापन में अपना पहले का है और पन बाद में जुड़ा, तो क्या बन गया? अपनापन। तो ये तीनों किसके उदाहरण है? प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक शब्द जो कि जिसे एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द है, उसके अगर पीछे कुछ जुड़ रहा है तो वो प्रत्यय होगा, और आगे कुछ जुड़ रहा है तो वो उपसर्ग कहलाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है,
और वह शब्द कौन सा है, तो यानी कि इनमें से कौन किसमें द्विगु समास है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विगु समास कौन सा होता है। द्विगु समास वो समास होता है जिसमें समूह का बोध होता है और उसका जो शुरू होता है वो एक संख्या बताता है, एक मात्रा बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्ताह जो है इसका अर्थ होता है 7 दिनों का समूह। तो ये क्या है, कौन सा समास है, ये है द्विगु समास, ये द्विगु समास है। वहीं आजीवन की बात करें तो इसका अर्थ होता है जीवन भर, और ये जो समास है अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। भूदान की बात करें तो इसका मतलब होता है भूमि का दान, भूमि का दान, और ये तत्पुरुष समास है। क्यों, इसमें विभक्ति लगी हुई है, का लगा हुआ है। उसी तरह से इसकी बात करें पुरुष सिंह की तो पुरुषों में सिंह, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पुरुषों में सिंह होगा, और ये भी कौन सा समास है, ये भी तत्पुरुष समास है। और सही आंसर क्या है, सप्ताह द्विगु समास। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सबसे शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्थाई में छोटी ई की मात्रा नहीं आती, मात्रा आती है बड़ी ई की। कई बार लेकिन आपने देखा होगा इस तरह से स्थाई लिखा होता है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आप स्थाई बोलकर देखें। आप स्थाई ई नहीं बोलते, स्थाई ई बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोलते समय आप जो एसेंट है, आपका बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे या की ध्वनि निकलती है, ई की ध्वनि निकलती, ई की ध्वनि नहीं निकलती है स्थाई बोलते समय। तो स्थाई तो या की ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसका ये आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात करें, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए निश्चल की अगर हम बात करें, निश्चल का संधि विच्छेद की बात करें तो नी धन चल ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी नी की मात्रा नहीं आती। वहीं निश्चल ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ये भी गलत है। निधनचल है, ये बिल्कुल सही है। देखिए निधनचल की बात करें तो यहाँ पर ये जो संधि है इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें पीछे विसर्ग लगा हुआ है, और इसका नियम ये कहता है यदि कोई स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई स्वर आए और स्वर के बाद कोई विसर्ग आ जाए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले जो है ई छोटी ई लगा हुआ है नाम में, तो ये क्या आ गया, स्वर आ गया। तो स्वर के बाद विसर्ग आए और उसके बाद चा आ जाए या छा आए या शा आए, तो इन तीनों की जगह पर क्या आ जाता है, शा, आधा शा ये बन जाता है। तो उसी तरह से नी में आपने देखा कि नी के बाद क्या आया, तो नी एज इट इज़ रह गया और विसर्ग के स्थान पर आधा शा आ गया और चल एज इट इज़ आ गया, तो ये क्या बन गया, निश्चल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अनुवाद में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनुवाद के अंदर उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो देखेंगे आ नहीं लगा, क्योंकि आ क्यों नहीं लगा, क्योंकि आ को हटाने के बाद नुवाद एक शब्द कोई विशेष अर्थ देता ही नहीं। अगर अन को हटा दें तो भी कोई विशेष अर्थ, उवाद नहीं देता। उसी तरह से अव को हटा दें तो अव तो हटने का है ही नहीं, अनु हटा दें तो पीछे वाद एक स्पष्ट शब्द बन जाता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा जो है उपसर्ग है और कौन सा जो है प्रत्यय है। तो अनुवाद में अनु लगा हुआ है और अनु जो है उपसर्ग है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 132, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण के होने पर कर्मधारय समास होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास को एक समास का अंग भी माना जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे समास को, तो आप पाएंगे कि ये तत्पुरुष समास का ही एक अंग होता है, बहुब्रीहि समास भी और कर्मधारय समास भी। तो आप इसमें पाएंगे कि अगर कोई समानाधिकरण लगा हुआ है तो वहाँ पर वो जो समास होगा वो तत्पुरुष समास का ही अंग है। समानाधिकरण अगर कोई लगा हुआ, आखिर ये समानाधिकरण होता क्या है, समानाधिकरण वो होता है जबकि जैसे आपने देखा होगा चरण कमल, तो चरण कमल में है कर्मधारय समास बनता है। तो जहाँ पर एक चीज़ दूसरे की विशेषता बताता हो, प्लस दोनों एक ही वचन में हो, एक वचन नहीं मतलब दोनों का वचन सेम हो और दोनों वर्तमान में हो, तो ये तीन चीज़ें जहाँ मिलती है उसे समानाधिकरण कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। समानाधिकरण जो होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है, तो ये हमें देखना है कि आखिर विसर्ग संधि किस में है। तो अगर इसका हम जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल को यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो ये इस तरह से बनेगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। तो ये ता जो है ये जा में चेंज हो जाएगा, ये विशेष नियम के तहत होता है व्यंजन संधि के अंदर। यहाँ देखेंगे आप, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन, व्यंजन से व्यंजन का मेल व्यंजन संधि में होता है। चलिए अब देखते हैं
निश्चल को देखते हैं तो निश्चल को देखेंगे तो निह धन चल, तो ये जो है विसर्ग है, तो यानी कि ये संधि जो है विसर्ग संधि है। वहीं राजेंद्र की बात करें तो राजेंद्र के अंदर जो है कौन सी संधि है, राजेंद्र के अंदर स्वर संधि है और स्वर में भी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है। एक एक की बात करें तो एक एक में भी स्वर संधि है और इसमें कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको स्वर संधि के अंदर कौन सी व्यंजन संधि है, कौन सी स्वर संधि है, उसको पहचानना है तो वृद्धि संधि का हमेशा उदाहरण रहेगा। वृद्धि संधि के ऊपर हमेशा 2 मात्राएं होंगी। एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा हिसाब इससे पहचान सकते हैं। वही माफ़ कीजिएगा, ये दीर्घ संधि नहीं है, ये जो है गुण संधि है। मैं आपको थोड़ा सा गलत बता गया, ये गुण संधि है। ये गुण संधि का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचानने का रहता है कि यहाँ पर जो रहेगा एक मात्रा ऊपर गुण संधि में जरूर होगी, तो ये गुण संधि को इससे आप पहचान सकते हैं सिंपल तरीके से। बाकी डिटेल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए कि स्वागत के अंदर कौन सी संधि का यूज़ किया गया है। चलिए सबसे पहले हम स्वागत का संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु धन आगत। अब सु धन आगत ये अगर बनता है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, उ, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, आ। ठीक है, अब उ और आ जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है वा प्लस बड़ा आ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा आ। और ये कौन सी संधि में ऐसा होता है, ये होता है यण संधि में। यण संधि आप हमारे संधि की वीडियो बहुत ध्यान से देख लेंगे तो ये स्वर संधि की वीडियो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये जैसे अब सु में से ऊ निकल गया तो आधा सा बचा, और अब ऊ की जगह पर क्या आ गया, आधा वा आ गया, लेकिन उसमें आ जुड़ा हुआ था तो यहाँ क्या आ गया, वा जो है वो बड़ा हो गया और गत एज इट इज़ लिख दिया हमने स्वागत, तो ये बन गया स्वागत। चलिए कौन सी संधि है ये, तो ये है यण संधि, ध्यान दीजिएगा यण संधि ये है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कृदंत प्रत्यय जो होते हैं हमेशा क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया से बनते हैं और क्रिया शब्द से ही कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ना, जिनमें ना लगाता, खेलना, कूदना, नहाना धोना, इस तरह के शब्दों के साथ जो है कृदंत प्रत्यय बनते हैं। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के उदाहरण की हम बात करेंगे। द्वंद्व समास को हम सबसे पहले समझेंगे, आखिर द्वंद्व समास जो होता है होता क्या है। द्वंद्व समास के अंदर दोनों जो पद होते हैं वो दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और या फिर या आता है। चलिए इसका हम समास विग्रह करें तो पीताम्बर का आएगा, पीत है अंबर जिसका, या पीला है अंबर जिसका। और ये किसके लिए यूज़ होता है, ये कृष्ण के लिए यूज़ होता है। तो यानी कि पीताम्बर का मतलब कोई और ही यहाँ पर, ना तो पीत जो है प्रधान पद है, ना अंबर प्रधान पद है, यहाँ तो जो प्रधान पद है वो कृष्ण है। इसलिए ये कौन सा समास हो गया, ये समास हमारा बन गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलिए नेत्रहीन की बात करें तो ये बन जाएगा नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति लगी हुई है इससे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। तो यहाँ नेत्रों की बात नहीं हो रही बल्कि नेत्र से हीन की बात हो रही है, जिसके पास आंखें नहीं है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये तत्पुरुष समास है, दूसरा पद जिसके अंदर प्रधान होता है। रुपये पैसे की बात करें तो यहाँ रुपया और पैसा दोनों पद प्रधान है, रुपया और पैसा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सही समास द्वंद्व। वहीं चौराहे की बात करें तो इसके अंदर द्विगु समास है। द्विगु समास कैसे है, द्विगु समास के अंदर एक संख्यावाचक शब्द होता है और एक जो होता है समूह को बताता है। तो 4 रास्तों का समाहार या 4 रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें, जंगल में लगने वाली आग, इस वाक्य के लिए सही शब्द को चुनिए। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो आग जंगल में लगती है उसको दवानल कहा जाता है। जो भूख बहुत तेज लगती है उसे जठरानल या जठराग्नि कहा जाता है, जब भूख बहुत तेज लगती है। बड़वानल उस आग को कहा जाता है जो समुद्र में लगती है, और कामानल उस आग को कहा जाता है जो प्यार के लिए जो जलन होती है, प्यार के लिए जो तड़प होती है, उस आग को कामानल कहा जाता है। तो ये अलग अलग आगों के अलग अलग नाम हैं। दावानल जंगल में लगने वाली आग, जठरानल भूख के लिए लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, और कामानल प्रेम के लिए, फायर ऑफ लव वे से कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, गायक
का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गायक, सबसे पहले देखेंगे गायक का संधि विच्छेद कैसे बनेगा। क्या गा और अक मिलकर संधि विच्छेद बना देगा, तो ये गा और अक मिलकर संधि विच्छेद नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। चलिए अब देखेंगे हम इसमें आखिर सही इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा। देखिए इसके अगर सही की बात करें हम तो इसका ये गे धन अक ये सही है। कैसे ये सही है, तो आपने देखा होगा ए के साथ यदि हम आ जोड़ें, यानी इस टाइप की संधि आए, तो यहाँ गा में एक ही मात्रा है और आ ये जुड़ा है, तो इसमें ए और आ का अगर ये जुड़ता है तो ये क्या बनता है, ये बनता है आए। और ये किस संधि के तहत होता है, ये होता है अयादी संधि के तहत। अयादी संधि के तहत ये होता है, आय बनता है। अब देखेंगे ग अपनी जगह पे एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब इसमें ए और आ जुड़ के क्या बना, आय बना। तो ये जो था यहाँ पर ए की जगह पर आय आ गया, ध्यान दीजिएगा ए की जगह पर आय आ गया, तो गा में बड़ा अमल बना तो बना ये आ, और या की जगह आधा या लिख दिया हमने, लेकिन ये या भी इसके साथ जुड़ा हुआ तो या पूरा हो गया और का एज इट इज़ रह गया, तो ये बन गया गायक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो इक प्रत्यय लगे के लिए बने हुए, जैसे देविक, देव में लगाया इक तो देविक बना, समाज में लगाया एक सामाजिक बना, भौम में लगाया एक तो भौमिक बना, भूमि में लगाया एक तो भौमिक बना। उसी तरह से पक्षिक नहीं होता, पाक्षिक होता है। ध्यान दीजिएगा पा में आ की मात्रा इसमें आएगी, तो सही गलत कौन सा है इसमें, ये वाला पद गलत है, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह का क्या होगा। देखिए यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यानी कि जितने शक्ति के अनुसार उसका अर्थ ये होता है। बाकी ये वाले अर्थ उसके हालांकि ये अर्थ हो सकते हैं, बट सटीक अर्थ जो है शक्ति के अनुसार माना जाता है। निम्न में से अलंकेश किसका पर्यायवाची, तो ध्यान दीजिएगा लंकेश किसको कहते थे, रावण को कहते थे, तो अलंकेश जो कहा जाता है वो कुबेर को कहा जाता है, अलंकेश। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम। खेचर, दविज और पतंग किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो खेचर, दविद और पतंग किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा खेचर को मतलब जिसे आपने देख सुना होगा निशिचर, निशिचर मतलब राक्षस, जो रात्रि में अपना भोजन करते हैं, रात्रि में जीवन यापन, जो रात्रि के समय जो बाहर निकलते हैं और रात के समय जो क्रियाशील रहते हैं उन्हें कहा जाता है निशाचर। उसी तरह से खेचर, खे का मतलब होता है अंतरिक्ष या आकाश, अंतरिक्ष या आकाश। खेचर मतलब आकाश में या अंतरिक्ष में चलने वाले, तो आकाश में अंतरिक्ष में कौन चलते हैं, तो ये पक्षी जो होते हैं उनको खेचर कहा जाता है, दविज कहा जाता है या पतंग कहा जाता है। मोर नहीं होता, पुष्प नहीं होता, अश्व नहीं होता। कन्यादान में कौन सा समास है, ध्यान दीजिएगा कन्यादान का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो कन्या और दान ये वाला नहीं आएगा, और द्वंद्व समास में क्या होता है, कन्या और दान होता तो कन्यादान द्वंद्व समास होता, लेकिन ये नहीं है। वहीं अव्ययी भाव समास के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर लिंग वचन कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अवयव माना जाता है, लेकिन कन्यादान एक स्त्रीलिंग चीज़ है, यहाँ लिंग का फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ये भी गलत होगा। वही बात करें बहुब्रीहि समास की, तो बहुब्रीहि समास वो समास होता है जिसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, लेकिन कन्यादान में कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है। ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो कन्या का दान, तो का विभक्ति से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ध्यान दीजिएगा ज्येष्ठ जो है वो शुद्ध वर्तनी नहीं है। ज्येष्ठ की स्पेलिंग गलत है, जेठ नहीं है, ज्येष्ठ जो होता है ये बिल्कुल सही है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अभिषेक के संधि विच्छेद की हम बात करें तो अभिषेक के संधि विच्छेद जो होगा वो होगा अभिधन शेक। ध्यान दीजिएगा अभिधन शेक, और ये क्यों माना जाएगा, देखिए व्यंजन संधि का ये एक नियम है। व्यंजन संधि कहती है कि यदि सा से के पहले आ और आ से कोई के अलावा कोई दूसरा आ जाए, ध्यान दीजिएगा अभिषेक जैसे इसमें साथ लिखा है, इस साथ से पहले कोई स्वर आए और स्वर वो आ या बड़ा आ के अलावा होना चाहिए, यानी इसके अलावा ए, ई, आई, ओ, औ, ई, यू, उ, ये सारे शब्द इसमें हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा जो भी अगर स्वर आए और तो क्या हो जाता है, शा जो होता है ये चेंज होकर
शाह में हो जाता है, ये शाह में चेंज हो जाता है। तो अभिषेक जो चेंज हो गया फिर वो इस अभिषेक में चेंज हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम है, आप इस नियम को हमारे संधि वाले वीडियो में जरूर देखें। चलिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बेइन हो सकता है क्यों? क्योंकि साफी नामक कोई शब्द अवशेष नहीं बचता, तो बेइन नहीं होगा। वहीं बेई नहीं होगा। बेई क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफी कुछ बचता ही नहीं है। इन भी नहीं होगा क्योंकि इसाफी कुछ नहीं बता। इंसाफी जरूर कुछ मायने वाला शब्द होता है, तो इसमें क्या होगा? बे होगा और उसके बाद बचेगा इंसाफी। मैंने आपको एक पहचानने का तरीका बताया कि इंसाफी एक शब्द है जिसका कोई विशेष अर्थ हो, तो उसमें बे लगा हुआ है, इसलिए जो उपसर्ग है वो बे है, ना कि ना बे इन है, ना बेई है, ना बेइन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? देखिए, शुद्ध वर्तनी की बात करें तो जो प्राकथन जो लिखा हुआ है वो इसकी शुद्ध वर्तनी है। आखिर प्राकृतन क्या होता है? प्राकृतन का मतलब होता है प्रस्तावना या पहले कही हुई बात। पहले कही बात, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतन का, कि जो बात पहले कही जाती है। जैसे आप कोई पुस्तक देखते हैं तो पुस्तक के पहले जो लिखा जाता है, पुस्तक के ऊपर आपने देखा होगा एक प्राकृतन लिखा होता है जिसमें पुस्तक के बारे में और बहुत सारी उसमें डिटेल्स दी हुई होती हैं, तो वो जो कहलाता है प्राकृतन कहलाता है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। यद्यपि के अंदर जो संधि है वो कौन सी संधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यद्यपि के अंदर यण संधि इसमें यूज़ की गई है। किस तरह से देखेंगे? संधि विच्छेद यदि धन अपि, यदि धन अपि, और बना क्या? यद्यपि। ये इसको बना, कैसे बना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दा में क्या लगा हुआ है? छोटी ई लगी है, प्लस यहाँ पर आ लगा हुआ है। अगर ऐसा कहीं होता तो ये ई जो होती है वो आधे या में चेंज हो जाती है और आ अपनी जगह पर एज इट इज़ आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कैसे बनेगा? ये या एज इट इज़ रहा, ठीक है। तो ये दा था, जब इसमें से ई निकाल दिया इस दा में से, तो क्या बना? ये आधा दा रह गया, आधा दा ये रह गया। उसके बाद ई के स्थान पर क्या आ गया हमारा? यहाँ पर आधा या जो है ई के स्थान पर आ गया, ई के स्थान पर आ गया आधा दा या। और ये दा जो था वो किस में मिल गया? इस दा में आ मिल गया, तो क्या बन गया? पूरा दा बन गया। तो ये और पी आ जाएगा। तो इसको इस तरह से यद्यपि इसमें लिखा जाता है। ये धा जैसा आपको दिखाई देता है, ये दरअसल इस टाइप से लिखा जाता है। इसमें दा और या का ये मेल इस तरह से लिखा जाता है। ये धा नहीं है, यद्यपि बोला जाता है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जिसके अंदर उपसर्ग ही नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगता है? ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग लगता है किसी भी वाक्य के प्रारंभ में। तो कैसे पहचानेंगे किसमें उपसर्ग लगा है या नहीं लगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे सु और योग को अलग करेंगे तो योग एक विशेष अर्थ देता है, तो इसलिए इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है। वहीं वी को हटा दें देश से, तो देश भी एक स्पेशल अपना अर्थ देता है, तो इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। वहीं अत्यधिक में अति हटा दें और इस तरफ रह जाएगा अधिक। हालांकि संधि विच्छेद संधि के साथ ये अत्यधिक हुआ है, बाकी अति धन अधिक होता है ये, तो अति को एक तरफ हटा दें, अधिक को एक तरफ हटा दें, तो अधिक का भी एक अर्थ होता है। लेकिन सुरेश में से अगर रेस को हटा दें, इस तरफ सु रह दें, तो हिंदी में रेस जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। इसलिए सही आंसर जो है सुरेश, सुरेश शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अंतिम प्रश्न की बात करें, देश प्रेम में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, देश प्रेम के अंदर जिस समास की बात करें तो देश प्रेम का शाब्दिक अर्थ होता है, या विच्छेद करने पे होगा देश से प्रेम से, यानी कि विभक्ति से जुड़ा हुआ है। और जो विभक्ति से जुड़ा होता है, जिस इसमें हम प्रेम की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश से प्रेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। उत्तर जो आखिरी वाला पद है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष समास यहाँ पर है। वहीं अव्ययभाव समास की बात करें तो अव्ययभाव समास जैसे होता है यथा स्थान, हर पल, जिसमें जो कि शब्द जो होता है अवयव होता है। वहीं द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में एक शब्द जो होता है वो संख्यावाचक होना चाहिए, और ये द्विगु समास होता है। वहीं बहुब्रीहि में कोई तीसरा ही बात चलती है, जैसे 10 हैं आनंद जिसके अर्थात 10 आनंद रावण, तो रावण की बात चल रही, तो इस तरह से वो बहुब्रीहि समास होगा। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें, इसे लाइक करें, साथ में अभी अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। देखिए, आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं और हमें इसी तरह से और अच्छा करने के लिए हमेशा एनर्जी देते रहते हैं। तो आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे TNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।